11th क्लास। आज हम लोग फिज़िक्स का पहला लेसन पढ़ने जा रहे हैं आप लोगों का। इसमें सबसे पहला लेसन जो है हमारा वो है हमारा फिज़िकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। ये भौतिक जगत क्या है ना। तो इसमें जो सबसे पहले तो बच्चों ये जानो कि साइंस क्या होता है। आप लोग साइंस साइड लेके पढ़ रहे हो, फिज़िक्स पढ़ रहे हो, तो साइंस क्या होती है, फिज़िक्स क्या होती है, इन सब के बारे में जानना आपका बहुत ज़रूरी है ना। तो साइंस क्या है, व्हाट इज़ साइंस, है ना। साइंस क्या होता है? साइंस एक ऐसी शाखा है जिसमें हम किसी भी समस्या का जो हल निकालते हैं वो क्रमबद्ध तरीके से निकालते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि इस जगत में, संसार में जितने भी नियम हैं, जो भी हमारी चीज़ें चल रही हैं, वो सब क्या है, साइंस के कारण चल रही हैं। सूरज उग रहा है, डूब रहा है, ये भी साइंस के कारण है। पृथ्वी चंद्रमा के चारों ओर चक्कर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, चंद्रमा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसके पीछे भी एक साइंस है। कोई चीज़ ऊपर से नीचे ही क्यों गिरती है, इसके पीछे भी साइंस है। अगर बिजली का उत्पादन हो रहा है, बिजली हमारे घरों तक पहुंच रही है, इसके पीछे भी साइंस है। अगर आजकल आप जो भी कंप्यूटर कहते हैं, हमारा कंप्यूटर युग शुरू हो गया है ना, तो कंप्यूटर युग कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे भी साइंस है ना। तो साइंस का मतलब क्या है कि इस संसार में जितनी प्रकृति के नियम हैं उनके बारे में अध्ययन करना। हमारे चारों ओर वातावरण की, हमारे चारों का जो वातावरण है उसमें जिन चीज़ों को हम देखते हैं, तो उनमें हर चीज़ के पीछे आपको कोई ना कोई विज्ञान छुपा नज़र आएगा। इवन जब आप कॉपी पर लिखते हो तो लिख कैसे पा रहे हो, इसके पीछे भी साइंस है ना। तो अब इस साइंस की जो विज्ञान है, इसकी हमने मेन 3 ब्रांचेस होती हैं। एक होती है भौतिक विज्ञान, एक होती है रसायन विज्ञान, एक होती है जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो बोलते हैं, है ना। अब बायो के भी आगे 2 पार्ट हो जाते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। केमिस्ट्री में भी बहुत सारी ब्रांचेस हो जाती हैं, फिजिकल केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक होती है, ऑर्गेनिक होती है। ऐसी फिजिक्स में भी कई सारी ब्रांचेस होती हैं, आप आगे पढ़ोगे। इसमें भी थर्मोडायनेमिक्स होता है, ऑप्टिक्स होता है, मैकेनिक्स होता है। तो अब मेन चीज़ आती है कि भौतिक विज्ञान क्या होता है ना। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। मतलब हमारे चारों ओर की जो भी चीज़ें हैं, तो इनमें कौन से लॉज लग रहे हैं, कौन सा नियम लग रहा है, ऊर्जा का द्रव्यमान में कैसे रूपांतरण हो रहा है, जूल को कैसे हम ऊष्मा में बदल सकते हैं, मोटर हमारी कैसे काम कर रही है। जितने भी आप आजकल ऑटोमेटिक सिस्टम, ऑटोमेटिक मशीन देखते हो, उन सब के पीछे क्या है, फिजिक्स है ना। उसमें बड़ी बड़ी चिप्स लगती हैं, चिप्स कहाँ से वो जनरेट होती हैं, चिप्स कैसे बनती हैं, उन सब के पीछे क्या है, फिजिक्स है। तो इस प्रकृति में हमारे चारों का जो वातावरण है और जो जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, उन सब का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, फिजिक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक। अब सबसे पहली चीज़ कि द्रव्य क्या होता है, मैटर क्या होता है। द्रव्य क्या होता है, वह वस्तु जो स्थान घेरती है। मैटर क्या है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है उसे हम मैटर कहते हैं, है ना, द्रव्य कहते हैं। ये तुम्हारा, अब द्रव्य को आप लोगों ने द्रव्य के 3 पार्ट्स पढ़े होंगे कि जो द्रव्य होता है, जो मैटर होता है, उसकी 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस, है ना। तो द्रव्य क्या होता है, द्रव्य वह वस्तु है जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है। तो अब इसके बाद आता है ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु के, जैसे हमने जो ऊर्जा लिखा है, ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। ठीक। अगर किसी वस्तु में अगर कार्य करने की क्षमता ही नहीं होगी, उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी, तो वो कार्य नहीं कर पाएगा। अब एक हमारे साइंटिस्ट थे आइंस्टीन, उन्होंने ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच में एक रिलेशन बताया। उन्होंने ये कहा कि हम ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी थी, E=mc²। ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि ऊर्जा और द्रव्यमान या ऊर्जा और द्रव्य दोनों क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ये दोनों क्या है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इसमें ना तो हम ऊर्जा को छोड़ सकते हैं और ना द्रव्यमान के, दोनों ही एक दूसरे पर कैसे है, पहले ये समझा जाता था कि इंडिपेंडेंट, लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। हम ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं। ये हमारी आइंस्टीन की इक्वेशन थी। तो भौतिक विज्ञान क्या हुआ, क्या समझ में आया कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम द्रव्यमान, ऊर्जा और उनके बीच में क्या म्यूचुअल रिएक्शंस होती हैं, कैसे हम उनको आपस में चेंज कर सकते हैं, इन सब के बारे में क्या किया जाता है,
अध्ययन किया जाता है। तो वो ब्रांच, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम प्राकृतिक नियमों के बारे में, प्रकृति के बारे में, जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनके बारे में, हमारे चारों वातावरण में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके पीछे क्या लॉ है, इन सब के बारे में जिस ब्रांच में पढ़ते हैं वो हमारी क्या है, फिजिक्स है। ठीक। अब जो फिजिक्स का स्कोप क्या है ना, तो फिजिक्स का जो स्कोप है बच्चों बहुत वास्ट है। इसको हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक इसको हिंदी में बोलते हैं स्थूल, और इसको बोलते हैं सूक्ष्म। माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटी, सूक्ष्म। स्थूल क्या है, स्थूल जो इफेक्ट्स होते हैं, जो मैक्रोस्कोपिक इफेक्ट्स होते हैं, इसके अंतर्गत जितनी खगोलीय घटनाएं होती हैं उन सब के बारे में मैक्रोस्कोपिक में पढ़ा जाता है। और माइक्रोस्कोपिक में जितनी भी नाभिकीय घटनाएं होती हैं, जितनी आणविक घटनाएं, परमाणु घटनाएं जो होती हैं, वो सब माइक्रोस्कोपिक में पढ़ी जाती हैं। तो मैक्रोस्कोपिक को एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स की थ्योरी को यूज़ करते हैं, और माइक्रोस्कोपिक में जो भी चीज़ें हैं अगर हमें उसका अध्ययन करना है, डिटेल स्टडी करनी है या कोई एक्सपेंशन देना है तो उसके लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स का यूज़ करते हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स में बच्चों जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया था कि जो ऊर्जा होती है, सूर्य से जो हमको ऊर्जा मिलती है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में मिलती है, जिन्हें हम बोलते हैं फोटोन। और हर फोटोन की एनर्जी फिक्स होती है और वो होती है E=H के बराबर। ये हमारी क्वांटम मैकेनिक्स है। ठीक। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है इसके फर्दर फिर से कई सारे पार्ट्स हैं। मैकेनिक्स है आपकी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, ऑप्टिक्स है, ऑसिलेशन एंड वेव्स है। तो इन सारी चीज़ों के प्रयोग से जब हम किसी खगोलीय घटना को या अपने आसपास की घटनाओं को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, मैक्रोस्कोपिक। ठीक। अब ये मैकेनिक्स क्या होता है, यांत्रिकी क्या होती है, इसके अंदर हम ठोस, द्रव और गैस के नियमों का अध्ययन करते हैं। जैसे न्यूटन के नियम, वो मैकेनिक्स में आएंगे आपके। आप बल के बारे में, ऊर्जा के बारे में, शक्ति के बारे में पढ़ोगे, वो सब किसके अंदर आएंगे, मैकेनिक्स के अंदर आएंगे। अब इसके बाद तुम्हारा आता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या होती है, इसके अंदर हम आवेशित और चुंबकित वस्तुओं से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। आवेशित वस्तुएं मतलब जैसे गॉस की थ्योरम है, एम्पियर फैराडे का नियम है ना, विद्युत धारा की प्रकृति है, कैसी होती है, अगर आप किसी कॉइल में या सोलेनोइड में जब धारा को प्रवाहित करते हो तो किस तरीके से व्यवहार करता है। तो ये सारी चीज़ें किस में पढ़ी जाती हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। ठीक। किसी वस्तु की चुंबकीय घटनाओं के बारे में और आवेशित वस्तुओं के बारे में जो भी हम पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स होती है। ठीक। अब थर्मोडायनामिक्स क्या होती है, थर्मोडायनामिक्स में हम ऊष्मीय संतुलन के बारे में पढ़ते हैं कि ऊष्मा की प्रवाह की दिशा क्या होगी, ऊष्मा को हम कार्य में कैसे बदल सकते हैं, आंतरिक ऊर्जा क्या होगी, है ना, जो तुम्हारे ऊष्मा इंजन की खोज कैसे हुई, कैसे हमारा रेफ्रिजरेटर है वो कैसे काम करता है। तो ये सारी चीज़ें किसमें पढ़ी जाती हैं, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ी जाती हैं। ये मैकेनिक्स को हिंदी में बोलते हैं यांत्रिकी, इसको बोलते हैं बच्चों हिंदी में यांत्रिकी। इलेक्ट्रोडायनामिक्स को हिंदी में बोला जाता है वैद्युत गतिकी, वैद्युत गतिकी। थर्मोडायनामिक्स को हिंदी में बोला जाता है ऊष्मा गतिकी। ये हमारा क्या है, ऊष्मा के प्रवाह के बारे में, ऊष्मा से जो भी चीज़ें रेट होंगी, एंटोल्पी है, आगे आप लोग पढ़ोगे तो बीएससी वगैरह को उसमें एंटोल्पी के बारे में भी पढ़ती है। एंथ्रोपी, एंथ्रोपी क्या होती है, एंटोल्पी नहीं, एंथ्रोपी क्या होती है, सारी चीज़ें इसमें आप पढ़ोगे। ऑप्टिक्स, इसको बोलते हैं हम प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स में आप किसके बारे में पढ़ती हैं कि कैसे जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो किस तरीके से उसका अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, व्यतिकरण कैसे होता है, ध्रुवण कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, कैसे हम माइक्रोस्कोप का, टेलीस्कोप का किस तरीके से यूज़ करते हैं, कैसे पतली पतली फिल्में बनती हैं, कैसे पोलराइड्स बनते हैं, कैसे इंद्रधनुष बनता है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, लाइट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो हम ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों आता है ऑसिलेशन एंड वेव्स, है ना, इसको हम बोलते हैं दोलन एवं तरंगे, हिंदी में भी क्या बोलते हैं, दोलन एवं तरंगे। तो इस शाखा के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे कि अगर वायु में ध्वनि का संचरण हो रहा है, ध्वनि की तरंगें चल रही हैं तो किस तरीके से चल रही हैं, आपकी प्रगामी या अप्रगामी तरंगें क्या होती हैं,
किस तरीके से वेव्स का ऑसिलेशन होता है, कैसे जो आवाज़ है वो हमको बहुत, जो संगीत जो होता है कभी हमको बहुत अच्छा लगता है, कभी बहुत ख़राब लगता है, तो क्यों ऐसा होता है, शोर क्या होता है ना। अगर कोई चीज़ हमारे पास आती है तो जब पास आती है तो कैसे उसकी आवृत्ति बदल जाती है, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। तो ऑसिलेशन और वेव्स के बारे में, मतलब तरंगों के बारे में जिस विज्ञान की जिस शाखा में पढ़ा जाता है उसे हम बोलते हैं दोलन एवं तरंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, दोलन एवं तरंगे। तो ये सारी हमारी क्या होती है, क्लासिकल मैकेनिक्स होती है, और इसके यूज से हम क्या कर सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक इफेक्ट क्या होते हैं इनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब इसके बाद बच्चों की इस फिजिक्स का साइंस में, टेक्नोलॉजी में क्या योगदान है या हमारी सोसाइटी में क्या योगदान है। तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि जो जितनी भी टेक्नोलॉजी आजकल डेवलप हो रही है ना, वो कैसे डेवलप हो रही है, फिजिक्स के कारण डेवलप हो रही है ना। क्योंकि आजकल आप जितने भी ऑटोमेटिक मशीन्स देखते हैं, जितने भी आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स देख रहे हैं, उन सब में क्या है, उन सब में हम फिजिक्स का यूज़ कर रहे हैं। तो जो साइंस किस तरीके से डिपेंड कर रही है, मेनली बहुत सी चीज़ों में, ज़्यादातर चीज़ों में, बहुत सी क्या ज़्यादातर चीज़ों में फिजिक्स का यूज़ किया जाता है। अब एक्सरेज जो किए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड्स किए जाते हैं, इन सब में जो मशीनें, जो रेज यूज़ की जाती हैं, लेज़र बीम्स यूज़ की जाती हैं, जिससे हम हमारे शत्रु विमान कहाँ उड़ रहे हैं क्या, इन सब का पता लगता है। आजकल जो ड्रोन कैमरे हैं जिनसे हम अपनी सीमाओं की देखभाल करते हैं, वो सब क्या है, फिजिक्स की टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है ना। तो फिजिक्स से ही टेक्नोलॉजी का क्या हुआ, विकास हुआ। जैसे जैसे हमको ज़रूरत पड़ी हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी को विकसित किया, नई नई चीज़ों का पर हमने पहले रिसर्चेस की, फिर इनको यूज़ किया। ठीक, अब समाज में इसका क्या योगदान है। समाज में इसका ये योगदान है कि जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, आजकल देख रहे हो कि आजकल सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं। बिजली का बिल तो आप कंप्यूटर से जमा कर सकते हैं, आप रिजर्वेशन कंप्यूटर से कर सकते हैं। आजकल जो स्पेस साइंस आप देख रहे हो, हम लोगों ने बहुत उसमें तरक्की की है ना। तो इंटरनेट बैंकिंग आजकल आप लोग यूज़ करते हो। तो ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड है, सब फिजिक्स पर डिपेंड है, सैटेलाइट्स पर डिपेंड है। और सैटेलाइट्स को किसने भेजा, कैसे हमने उनको यहाँ से लॉन्च किए, फिजिक्स के नियमों और सिद्धांतों की सहायता से, है ना। तो समाज में क्या है, फिजिक्स का बहुत बड़ा योगदान है। गांव में जो बिजली जाती है, तारों से जाती है, तो कैसे हम उसको भेज सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर से भेज सकते हैं, जिससे कम से कम एनर्जी लॉस से हम एनर्जी लॉस से क्या कर सकते हैं, बिजली को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। जहाँ पर भाई डैम्स बने होते हैं, जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट जिन जगहों पर होता है, वहाँ डैम्स बनाकर पानी को रोक कर हम क्या कर सकते हैं, बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। जहाँ पर जिन जगहों पर आपका न्यूक्लियर रिएक्टर्स बने हुए हैं, वहाँ पर भी क्या किया जा रहा है, बिजली उत्पादन किया जा रहा है। आजकल सोलर पैनल्स आप लोग देख रहे हो, क्योंकि कोयला, पानी, ये सब हमारे क्या लिमिटेड सोर्स हैं और इनको बनने में कई साल लगता है ना। ये संसाधन हमारे लिमिटेड है, अब धीरे धीरे ये ख़त्म होते जा रहे हैं। तो हमें कोई ना कोई इनका विकल्प ढूंढना है। तो आजकल सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है। सोलर एनर्जी कैसे, सोलर एनर्जी को यूज़ करने के लिए क्या सोलर पैनल्स बनाए गए। सोलर पैनल्स क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, समाज में जितनी भी चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी में, उन सब में फिजिक्स का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक, अब इसके बाद तुम्हारा बच्चों आता है कि जो मेन फिजिक्स है, फिजिक्स में कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे, उन साइंटिस्ट की ने क्या खोज की, ये सब आप लोग बुक में पढ़ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट खोजें उन लोगों ने की है। जैसे गैलीलियो ने क्या किया, जड़त्व के नियम का वो किया, प्रतिपादन किया, बताया। न्यूटन ने न्यूटन गति के नियम बताए, गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया। कैल्विन ने क्या किया, आपको ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम बताया। उसमें उसने ये बताया कि 100% ऊष्मा को कार्य में बदला नहीं जा सकता, है ना। बॉयल का नियम था। इस तरह कई खोजें भी की गई। जो विद्युत धारा और चुंबकत्व के बारे में एम्पियर ने बताया। विवर्तन व्यतिकरण के बारे में यंग ने बताया। हाइगेंस ने वेव थ्योरी दी। आदर्श हीट इंजन कार्नोट ने दिया। रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। तो आइंस्टीन ने क्या किया, आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया। एक्स किरणों की खोज रॉन्जन ने की। जो इस तरीके से बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे जिन्होंने खोजें की हैं, और इन सब के बारे में बुक में दिया जाए तो आप उन सब के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, अब इसके बाद
हमारी जो नेचर है बच्चों, उस नेचर में कुछ फंडामेंटल फोर्सेस काम करते हैं, जिन 4 बलों पर हमारी पूरी प्रकृति डिपेंड करती है। तो वो 4 बल हमारे क्या है? एक तो गुरुत्वाकर्षण बल है, एक विद्युत चुंबकीय बल है, एक प्रबल नाभिकीय बल है और एक क्षीण नाभिकीय बल है। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसको वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन चारों में सबसे प्रबल बल जो है वो है हमारा प्रबल नाभिकीय बल, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक, उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो विद्युत चुंबकीय बल का है, तीसरा नंबर हमारे क्षीण नाभिकीय बल का है और चौथा नंबर गुरुत्वाकर्षण बल का है। तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे दुर्बल बल होता है। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो सबसे दुर्बल होता है। ठीक है, अभी ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है बच्चों? जो न्यूटन थे उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी पर जो दो वस्तुएं हैं उनके बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है। मान लो ये जो दो वस्तुएं हैं इनका द्रव्यमान एक, मान लो इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है और इनके बीच की दूरी अगर r है, तो इनके बीच में जो आकर्षण बल कार्य करेगा वो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम था कि दो वस्तुओं के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है वो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और सबसे वीक फोर्स हमारा प्रकृति में पाया जाने वाला फोर्स कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण फोर्स है। जब आप कंबाइन करोगे इसको तो F इज इक्वल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इस G को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि ये ताप, दाब, इन सब चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है, द्रव्यमान इन सब चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसको ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक, अब आता है हमारा विद्युत चुंबकीय बल। जैसे कि दो द्रव्यमानों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, ऐसे ही दो आवेशों के बीच में, मान लो ये एक आवेश Q1 है, ये आवेश Q2 है, तो इनके बीच में एक विद्युत चुंबकीय बल कार्य करता है। ठीक, लेकिन जो विद्युत चुंबकीय बल होता है, ये जो विद्युत बल है, ये बल किस पर डिपेंड करता है? इन आवेशों की नेचर पर। ये बल आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, डिपेंड करेगा इन का नेचर कैसा है। अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इनके बीच में जो बल कार्य करेगा वो हमारा कैसा होगा? अगर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा, है ना। और अगर दो आवेश सेम है, दो पॉजिटिव है या दो नेगेटिव है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स कार्य करेगा? रिपल्शन फोर्स कार्य करेगा। तो ये जो विद्युत चुंबकीय बल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ये आवेशित कणों की नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसमें भी वही चीज़ जो यहाँ नियम लगा था कि दो आवेशों के बीच में जो कार्य करने वाला बल होता है वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब कंबाइन करोगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा। जब इक्वल में लिखेंगे, प्रोपोर्शन को इक्वल में लिखते हो तो कॉन्स्टेंट आता है और ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक, इस एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। आप लोग 12th में आओगे तब पढ़ोगे, अभी खाली इतना ध्यान रखो कि दो आवेशों के बीच में एक विद्युत बल हमारा कार्य करता है। ठीक, और वो बल आवेशों के नीचे पर डिपेंड करता है। वो आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हमेशा आकर्षण बल होता है। ठीक, अब आता है इसके बाद प्रबल नाभिकीय बल। ये प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है? जो प्रबल नाभिकीय बल होता है बच्चों, जो नाभिक होता है, आप लोगों को पता है कि जो हमारा परमाणु का स्ट्रक्चर है वो क्या कहता है कि नाभिक के अंदर हमारे क्या होते हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। ठीक, और इसके चारों ओर हमारे क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनको एक साथ बांधने के लिए हमें प्रबल नाभिकीय बल की ज़रूरत पड़ती है। और जो प्रबल नाभिकीय बल होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से लगभग 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 गुना ज़्यादा क्या होता है? प्रबल होता है। और जो प्रबल नाभिकीय बल है ये आवेशों पर निर्भर नहीं करता है,
जो प्रबल नाभिकीय बल है ये क्या करेगा, दो प्रोटॉन्स के बीच में भी कार्य करेगा, ये दो न्यूट्रॉन्स के बीच में भी कार्य करेगा, और एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी कार्य करेगा। तो ये आवेश पर निर्भर नहीं करता और ये शॉर्ट रेंज होता है, मतलब ये केवल नाभिक के भीतर ही क्या होता है, प्रभावी रहता है। ठीक, ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। अब इसके बाद तुम्हारा आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है बच्चों, जो आपने बताया था आपको, एक क्षीण नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये क्या होता है, कुछ नाभिकीय घटनाएं होती हैं जैसे कि रेडियो एक्टिव डिके वगैरह जब होता है, तो जब रेडियो एक्टिव डिके होता है तो रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं इनसे हमारे तीन तरह के पार्टिकल्स निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। जो नेगेटिव प्लेट की तरफ मिलते हैं वो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाते हैं वो बीटा पार्टिकल्स होते हैं, कुछ सीधे निकल जाते हैं गामा पार्टिकल्स होते हैं, है ना। ये हमारा रेडियो एक्टिव डिके होता है। तो इन अल्फा बीटा पार्टिकल्स के बीच में और जो मूल कण होते हैं उनके बीच में जो कार्य करने वाला बल होता है उसे हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये जो अल्फा बीटा पार्टिकल्स के बीच में, अल्फा बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं और किसके बीच में, मूल कणों के बीच में, इन कणों के बीच में जो भी बल कार्य करेगा ये हमारे क्या है, मूल कण क्या होते हैं, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, है ना। तो इन कणों के बीच में जो भी हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स कार्य करता है वो हमारा क्या होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, और ये शॉर्ट रेंज होता है ये भी। ठीक, अब ये जो बल प्रोड्यूस होते हैं ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कणों के एक्सचेंज से। ठीक, जो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हुआ, ये क्यों प्रोड्यूस हुआ, ये फोटॉन्स के एक्सचेंज से उत्पन्न होता है। ठीक, जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये कैसे प्रोड्यूस हुआ, ये मेसॉन्स भी एक तरह के पार्टिकल्स होते हैं, इनके एक्सचेंज से उत्पन्न होता है। जो आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये कैसे प्रोड्यूस हुआ, ये बोसोन्स के एक्सचेंज से उत्पन्न होता है, ये भी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, और जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ग्रेविटोन्स के एक्सचेंज से उत्पन्न होता है। तो ये जो चारों फोर्स उत्पन्न होते हैं ये क्यों उत्पन्न होते हैं, ये पार्टिकल्स के जो मूल फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं इनके एक्सचेंज से उत्पन्न होते हैं। और सबसे स्ट्रांग जो फोर्स है वो हमारा कौन सा है, फिर से बता रही हूँ, सबसे स्ट्रांग फोर्स हमारा स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है। उसके बाद विद्युत चुम्बकीय बल होता है, उसके बाद आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, और उसके बाद सबसे जो दुर्बल बल होता है वो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स होता है। ठीक, अब बच्चों प्रकृति में कुछ नियम ऐसे हैं जिनको हमारे लिए पालन करना बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स में कुछ ऐसे लॉज हैं जिनको ज़्यादातर इनका पालन किया जाता है, और ऐसे लॉज को हम बोलते हैं संरक्षण के नियम, है ना, कंजर्वेटिव लॉज बोलते हैं। तो उनमें कुछ कंडीशन होती है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, कुछ भौतिक राशियाँ जो होती है वो समय के साथ नियत रहती हैं। अब जो ऊर्जा संरक्षण का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि प्रकृति में चाहे कोई भी वस्तु हो तो उसकी ऊर्जा नियत रहती है। मतलब आप ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हो, लेकिन ना तो आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हो ना ही उसको आप ख़त्म कर सकते हो, है ना। किसी वस्तु की जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी हमारी जो होती है ई जो होता है वो किसके बराबर होता है, के प्लस यू के, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो किसी वस्तु की टोटल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, कभी के ज़्यादा हो कभी यू कम होगा, कभी यू कम होगा कभी के ज़्यादा होगा, है ना। यानी कि ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता रहता है। जैसे कि जब आप पटाखे जलाते हो तो क्या हुआ, पटाखे जलाने पर जो केमिकल एनर्जी होती है वो हमारी लाइट एनर्जी में, हीट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो इसमें एनर्जी हमारी ख़त्म नहीं हुई, एनर्जी का क्या हुआ, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उसका फॉर्म चेंज हो गया। ठीक, इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा आवेश आरक्षण का सिद्धांत, रेखीय आवेश आरक्षण का सिद्धांत। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला वाय बल शून्य है तो उसका रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा F = होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ये पढ़ा है आप लोगों ने, है ना। तो अगर हम इस वाय बल को शून्य कर देंगे यहाँ पर, तो ज़ीरो अगर आप कर दोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T।
यानी कि डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। डेल्टा पी क्या शो कर रहा है? संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन 0, इसका मतलब संवेग हमारा कैसा है? कांस्टेंट है। तो यही हमारा रेखीय संवेग समीकरण का नियम है कि अगर किसी वस्तु पर कोई वाह्य बल कार्य नहीं करता, उस पर कार्य करने वाला बल शून्य है, तो उसका रेखीय संवेग नियत रहता है। यही चीज कोणीय संवेग समीकरण के नियम के साथ है कि अगर किसी वस्तु पर कार्य करने वाला वाह्य बलागुण शून्य है। कोणीय संवेग में और रेखीय संवेग में क्या अंतर है? वहाँ बल लेते हैं या बलागुण लेंगे, वहाँ रेखीय संवेग लेंगे या कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग कैसा रहता है? नियत रहता है। एक आप लोगों ने पढ़ा द्रव्यमान उनके संरक्षण का नियम। अभी मैंने बताया भी था E = mc² आइंस्टीन की इक्वेशन के, कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में हम बदल सकते हैं। द्रव्यमान और ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा कभी भी विलुप्त नहीं होती है। ठीक है, अगर आप ऊर्जा अगर नष्ट होगी तो क्या होगा? द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और अगर द्रव्यमान कम होगा तो ऊर्जा हमारी उत्पन्न हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है? इस इक्वेशन से ऊर्जा और द्रव्यमान को एक दूसरे में चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। चौथा लॉ आपने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि आवेश को भी हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो आवेश है वो नियत रहता है। तो इस तरीके से जो आपने नियम पढ़े, जो कुल नियम पढ़े, वो 5 नियम पढ़े। कौन कौन से? एक तो आप लोगों ने पढ़ा, एक सबसे पहला जो आप लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक, दूसरा आप लोगों ने पढ़ा रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, तीसरा आप लोगों ने पढ़ा कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। चौथा जो नियम आप लोगों ने पढ़ा वो नियम क्या पढ़ा? वो हमने पढ़ा द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। और जो 5वां नियम पढ़ा वो आपने पढ़ा आवेश संरक्षण का नियम, कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये हमारी फिजिक्स में कुछ फंडामेंटल लॉज हैं। ये 5 नियम ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं।